अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक ठाक हैं और चैप्टर नंबर 14 को पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। बच्चों हम पहुंचे हैं अपने इस चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 4 पे और आज हम बच्चों पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ एंड फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। ये बच्चों जो क्वेश्चन है वो हमारे इस चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डिफाइन और व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस पूरे लेक्चर वीडियो को जो है वो तरतीब से और मुकम्मल देखें, इसके अहम अहम पॉइंट्स को नोट करें, तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 और हमारा लेक्चर है एम्पियर्स लॉ एंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इस लेक्चर के पहले हिस्से में बच्चों हम एम्पियर्स लॉ को समझेंगे। एम्पियर्स लॉ की अच्छी तरह से समझ आने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम उसकी एप्लीकेशन जो है एक सॉलिनॉइड का, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक और उसको स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स लॉ से। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस लेक्चर नंबर 14 के पहले 3 लेक्चर्स में आपने ये बात समझी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं या इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर उस कंडक्टर में, जैसे ये कंडक्टर मैंने लिया, जब इस कंडक्टर में एक करंट फ़्लो करेगा तो इस करंट के फ़्लो की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को ये हमने लेक्चर नंबर 1 में समझा था। तो ये बच्चों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको बच्चों हम राइट हैंड रूल के साथ बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन जो कि हम लेते ही कन्वेंशनल हैं उस तरफ मैं अपने थंब को रखूं तो वो जो मेरी फिंगर्स हैं वो जिस तरह से रोटेट करेंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी एक स्ट्रेंथ होगी जिसके यूनिट टेस्ला है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इस वायर में से या इस लूप में से गुजरने वाले करंट के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है बच्चों, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही उस मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। जितना इस करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी और मैग्नेटिक फील्ड की रेंज भी उतनी कम होगी। ठीक है बच्चों, ये बात हम लोग चैप्टर नंबर 14 के शुरू से कर रहे हैं। यही बात बच्चों एम्पियर ने भी स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद एम्पियर ने हमें हेल्प आउट किया एक छोटे से पॉइंट में, और वो जो पॉइंट है वो क्या है। देखिए बच्चों, ये जो कंडक्टर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि इस कंडक्टर का नाम है ए बी कंडक्टर, राइट, फ्रॉम ए टू बी। इस कंडक्टर में जब आई करंट फ़्लो करेगा तो आई करंट फ़्लो करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए बच्चों, अगर हम ये मालूम करना चाहें कि इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर, लेट्स से सम डिस्टेंस आर, कुछ दूर इस कंडक्टर पर हम एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P पर जो कि इस कंडक्टर से R डिस्टेंस पर है, अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, राइट, अगर ये क्वेश्चन अरेज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएं एट पॉइंट B, राइट, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किस तरह से फाइंड कर सकेंगे। तो इसका आंसर हमें मिलता है एम्पियर्स लॉ से। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट P आप यहाँ ले सकते हैं, ये पॉइंट P आप यहाँ ले सकते हैं, पॉइंट P आप यहाँ ले सकते हैं, पॉइंट P आप इस कंडक्टर के करीब ले सकते हैं, इस कंडक्टर के इस तरफ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ये रैंडम है। तो पॉइंट P जो है ये एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है, एक रैंडम पॉइंट है और इस पॉइंट को कहीं भी सोचा जा सकता है कि ये यहाँ है।
तो उस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी। ये एक क्वेश्चन है जो हमारे ज़हन में भी आ सकता है, हम भी सोचते हैं इस तरह से, और एम्पियर के माइंड में भी आया। और फिर एम्पियर ने कुछ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है इस चीज़ को फाइंड कर लिया, एक मेथड बना लिया, एक लॉ बना लिया, एक तरीक़ाकार बना लिया, जो उसने हमें बताया कि आप यूं करें तो इस पॉइंट बी पर आप इस कंडक्टर की वजह से, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, वो सेपरेट बात है, वो भी फाइंड की जा सकती है। तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस करंट की वजह से, वो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया, हमें एक मेथड दिया जिससे हम उस स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहली तो बात ये थी कि एम्पियर्स लॉ जो है वो हमें किस तरह हेल्प आउट करता है। तो उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि एक्चुअली हमें बी फाइंड करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी होती है, या इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के और भी नाम है, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात इसको हम फ्लक्स डेंसिटी भी कह लेते हैं, राइट। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है फाइंड फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट पी यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये भी ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है। या आप जो इसके लिए एक और वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं और वो वर्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो 1 2 3 ये डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन इन तमाम टर्म्स का मतलब एक ही है और वो है बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और वो हमने इस पॉइंट पर फाइंड करनी है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ऑलराइट, तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि क्या ऐसी बात थी जो एम्पियर के माइंड में थी जिसका आंसर देने के लिए उसने एक लॉ बना दिया। ऑलराइट, तो बच्चों एम्पियर ने फिर हमें कुछ इस तरह से समझाया या इस तरह से बताया कि अगर आपने ये फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप उस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से या ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और अब दोबारा हम उसको समझने की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एम्पियर ने ये कहा कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक वायर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आई है। अब करंट जो फ्लो करेगा वो बच्चों डेफिनेटली आपको पता है बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ही इसमें फ़्लो करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कन्वेंशनल करंट जो है आई इस कंडक्टर में फ़्लो कर रहा है, इन एरोस की मदद से मैंने दिखा दिया। तो बच्चों एम्पियर ने हमें कहा कि सबसे पहले आप ये करें कि आपने जिस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है उस पॉइंट पर एक टू डायमेंशनल लूप बना लें, राइट। दिस इज़ टू डायमेंशनल लूप, राइट। चलें, तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये एक लूप जो है वो मैं बना लेता हूँ, राइट। ये मैंने एक लूप बनाया और इस लूप का ये वो पॉइंट P है जहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड करनी है। या यूँ कहें कि इस पॉइंट P पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B जो है वो फाइंड करनी है। तो एम्पियर कहता कि आप इस एक लूप बनाएं, टू डायमेंशनल लूप होता है, राइट। ये लेंथ में होगा, ये लेंथ वाइज होगा, ये सरफेस नहीं बनानी है आपने। ये जो लूप है ये किस में है, ये है लेंथ वाइज, राइट। यानी आपने जिस तरह से फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप उस स्ट्रिंग का एक लूप बना देते हैं, राइट, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से आपने एक सर्कल जो है, क्लोज्ड सर्कल जो है, क्लोज लूप जो है आपने इसका बना देना है, ठीक है। तो इस पॉइंट P को उस लूप के ऊपर होना चाहिए। जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है वो जो पॉइंट है वो इस लूप के ऊपर आएगा, राइट। अब इसको फिर बाद में नाम भी दिया, हम इस लूप को या इस पाथ को हम नाम देते हैं एम्पीरियन पाथ, राइट। इस पाथ का नाम है एम्पीरियन पाथ। एक चीज़ बच्चों आप देखें, ये जो टॉपिक है ना एम्पियर्स लॉ, ये सिमिलर है जैसे चैप्टर नंबर 12 में हमने गाउसेस लॉ पढ़ा था। गाउसेस लॉ जो है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं और फिर उसकी एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। वहाँ पर आपको याद होगा हमने गाउसेस सरफेस जो है वो यूज़ की थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी गाउसेस सरफेस की। तो जो गाउसेस सरफेस थी वो क्लोज्ड होनी चाहिए, राइट, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने
पढ़ी थी। बिल्कुल इसी तरह जो आप समझें कि चैप्टर 14 में जो एम्पियर लॉ है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाउसीज लॉ है। गाउसीज लॉ हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने में और एम्पियर लॉ हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने में। जिस तरह गाउसीज सरफेस बनाई जाती थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, ऐसे ही हमने एम्पीरियन पाथ बनाया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने में। अब जो इस एम्पीरियन पाथ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। तो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो एम्पीरियन पाथ होगा उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये एम्पीरियन पाथ आप किस तरह का बना सकते हैं। तो जो पहली बात ये है कि ये जो एम्पीरियन पाथ हम बनाएंगे, ये एम्पीरियन पाथ इस तरह से बनाएंगे कि एम्पीरियन पाथ मस्ट बी, इसको मैं लिखता हूँ, आप लोग भी नोट कर लें इसको, एम्पीरियन पाथ मस्ट बी पैरेलल, या पैरेलल की जगह वर्ड यूज़ करते हैं टेंजेंशियल, मस्ट बी पैरेलल स्लैश टेंजेंशियल और perpendicular with the magnetic field, राइट। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जो एम्पीरियन पाथ या लूप आप लोग बनाएंगे, वो जो लूप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो टेंजेंशियल पैरेलल, एक ही वर्ड मतलब दो तरह लिख लेते हैं, पैरेलल या टेंजेंशियल, या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब जब इस कंडक्टर में से, ये जो कंडक्टर हमने लिया है, इस कंडक्टर में जब करंट पास करेगा आई, तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो लूप होगा इसकी जो डायरेक्शन है वो या पैरेलल हो, टेंजेंशियल हो, या फिर वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है जो इसमें होनी चाहिए, राइट, अगर मतलब होनी चाहिए बेहतर है। अच्छा बच्चों, दूसरा ये है कि इस लूप पर ऑन एम्पीरियन पाथ या आप कह लें लूप, ये जो लूप हमने बनाया, द वैल्यू ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। एक ही बात है, मस्ट बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। ये जो लूप आपने बनाया है जिसको हम एम्पीरियन पाथ कहेंगे, इस एम्पीरियन पाथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जो इस करंट की वजह से होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इस लूप के तमाम पॉइंट्स के ऊपर सेम होनी चाहिए। तो इस लूप को बनाते वक्त हमारे ज़हन में ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो होनी चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखते हुए हम एम्पीरियन पाथ जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के माइंड में हो कि सर ने, फ़र्ज़ करें कि अगर किसी बच्चे के जहन में हो कि ये एक कंडक्टर है और इसको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं, और इस कंडक्टर के अराउंड जो लूप है एम्पीरियन लूप वो ही हम इस तरह का ले लें, या एम्पीरियन पाथ जो है वो हम इस तरह का ले लें, जैसे एक स्क्वायर है या जैसे एक रेक्टेंगल है, इस तरह का ले लें। तो आपने ये देखना है कि ये जो पाथ जो है वो हमने बनाया है, ये जो पाथ हमने लिया है, क्या इस पाथ में क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ठीक है ना। एम्पीरियन पाथ मस्ट बी पैरेलल। अब जो इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से सर्कुलर होगा इसके अराउंड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या ये जो लूप हमने बनाया है, ये लूप जो है ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है, राइट। वो उसकी आप देखेंगे बाद में कि उसका बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि अगर वो लूप पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, इससे हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। दूसरा आपने ये देखना है कि इस वायर में, कंडक्टर में जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस लूप के तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है क्या वो सेम होगी, राइट। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये दोनों बातें इसमें हैं, तो आप इस लूप को भी एज ए एम्पीरियन पाथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन इस केस में जो हमने दो मैंने बनाए हैं, इसमें ये जो केस है ये इस प्रॉपर्टी को, दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करेगा, राइट। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में
बनेगा तो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इस लूप के साथ पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होगा। और दूसरा ये कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अलोंग द लूप, ये जो मैंने लूप लिया है वो भी सेम नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और होगी। तो बच्चों ये जो स्क्वायर लूप है एम्पीरियन पाथ इस केस में हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी हैं इसकी एम्पीरियन पाथ की, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं करता। लिहाजा हम जो इस केस में जो एक सूटेबल जो एम्पीरियन पाथ है, सूटेबल जो 2 डायमेंशनल लूप है, वो यही एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल के अंदर आप देखेंगे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इस एम्पीरियन पाथ की या एम्पीरियन लूप की वो फुलफ़िल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ करूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड की भी जो सर्कुलर फॉर्म बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी जैसे ये लूप है। ऑलराइट, तो ये एम्पीरियन पाथ और मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट की वजह से बना, दोनों एक ही लूप की शक्ल में यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब ये बात ठीक होगी, क्लियर होगी, हमें इसकी यहाँ पर समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब कहता है एम्पीयर कहता है अब आप ये करें, जब आप एम्पीरियन पाथ को कंप्लीट कर लें, एम्पीरियन लूप बना लें, मुतमईन हो जाएं कि यही एम्पीरियन लूप यहाँ पे सूटेबल है, तो उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि आप इस एम्पीरियन लूप को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये जो एम्पीरियन पाथ मैंने यहाँ लिया है, इस एम्पीरियन पाथ में ये जो मैंने एक छोटा सा इसका पार्ट लिया है, छोटा सा एलिमेंट लिया है, फ़र्ज़ करें इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो डेल्टा एल है, राइट। अब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, राइट। तो डायरेक्शन का रूल ये है कि ये देखें, जैसे हमने लेक्चर 1 में देखा था कि अगर करंट इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर ये मेरी फिंगर्स देखें इस तरह से घूमेंगी, राइट, इस तरह से जो है वो घूमेंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, राइट, एक लूप बन जाएगा। तो ये जो डेल्टा एल है इसको भी उसी डायरेक्शन में लेना है जिस तरफ को ये राइट हैंड रूल है। ये एक कंडक्टर के केस में है, राइट। अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करूँगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर इसी लूप के अंदर 2 कंडक्टर्स हों तो फिर दोनों में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर हमने लूप की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, दैट इज़ सेपरेट केस। तो एक कंडक्टर है, अगर एक ही कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अराउंड ये लूप बन रहा है तो उस केस में राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन को ले सकते हैं। तो बच्चों आप ये देखें कि यहाँ पर ये स्मॉल लूप जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, राइट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पर जो डेल्टा एल मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया है, स्मॉल एलिमेंट लिया है इस लूप का, उस डेल्टा एल की डायरेक्शन और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये पहली जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है कि एम्पीरियन पाथ मस्ट बी। अब यहाँ पे जो एम्पीरियन पाथ है उसका जो स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा एल, दैट मस्ट बी पैरेलल टेंजेंशियल। अब ये पैरेलल भी हैं दोनों, आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। डेल्टा एल वेक्टर, राइट, दिस इज स्मॉल डेल्टा एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों आप देख सकते हैं डेल्टा एल और बी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहाँ पर क्या है, पैरेलल, या आप पैरेलल की जगह एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, टेंजेंशियल हैं, राइट। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला तो केस बना ही नहीं है विद द मैग्नेटिक फील्ड। एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस स्मॉल एलिमेंट में पैरेलल है। इस तरह बच्चों फ़र्ज़ करें कि मैं इस एम्पीरियन पाथ का एक और जो है वो स्मॉल पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ पार्ट, राइट। अब इस स्मॉल पार्ट में जिसकी लेंथ डेल्टा एल है, फ़र्ज़ करें इसकी भी लेंथ डेल्टा एल है, तो इस डेल्टा एल की जो लेंथ है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा एल है उसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो फिर यहाँ पर जो बी है उसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ है, राइट। तो फिर वही कंडीशन पूरी हो गई कि एम्पीरियन पाथ मस्ट बी पैरेलल टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर दोनों पाथ, एम्पीरियन पाथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन पाथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्मॉल पार्ट बोथ आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं ये वाला एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, ये वाला स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ।
अब इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है डेल्टा एल, राइट, इसकी इस स्मॉल एलिमेंट की, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन है, वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। डेल्टा एल की ये डायरेक्शन है और यहाँ पर जो बी है मैग्नेटिक फील्ड उसकी ये डायरेक्शन है, जो कि दोनों पैरेलल हैं। तो इस एम्पीरियन पाथ को हम जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हर स्मॉल एलिमेंट में डेल्टा एल, और वहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंट में, हर स्मॉल एलिमेंट में डेल्टा एल और बी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल या टेंजेंशियल होंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आई ना आपको। फर्ज कर लें, इसको यहाँ देखते हैं कि अगर ये एक एम्पीरियन पाथ है और ये जो है ये एक कंडक्टर है, राइट, ये इसका दूसरा व्यू है। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, राइट, कंडक्टर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, एम्पीरियन पाथ, और हम ऊपर से उसको जो है वो देख रहे हैं, तो हमें इस तरह नज़र आ रहा है, ये वाला व्यू इसका टॉप व्यू, यहाँ से हम देख रहे हैं, ऊपर से इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये है जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एम्पियर ये कहता है कि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ पर एम्पीरियन पाथ भी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एम्पीरियन पाथ किसी भी जगह, ठीक है बच्चों, किसी भी जगह अगर आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि वो या तो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, कोई एक केस होना चाहिए। तो देखें बच्चों, इसको यहाँ अगर हम समझें तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट ले लूँ, ये वाला पार्ट ले लूँ इस एम्पीरियन पाथ का, तो यहाँ पर एल जो है, डेल्टा एल जो है उसकी डायरेक्शन आप देखें, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखें बी, तो दोनों क्या है, पैरेलल। यहाँ पर ये डेल्टा एल है और ये जो है वेक्टर, ये डेल्टा ये बी है, तो दोनों क्या हो गए, दोनों यहाँ पर क्या हो गए, पैरेलल। उसके बाद अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ पर अगर एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँ, तो उस स्मॉल एलिमेंट में जो डेल्टा एल है, जो उसकी स्मॉल लेंथ है, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं सेम है। यानी डेल्टा एल की जो डायरेक्शन है और उसके साथ जो बी की डायरेक्शन है, दोनों डेल्टा एल और बी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, ये पैरेलल हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बना लूँ तो यहाँ पर भी जो डेल्टा एल होगा और यहाँ पर जो बी होगा वो दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों पैरेलल हैं, बी की डायरेक्शन इस तरफ को टेंजेंशियल होगी। इस तरह यहाँ पर अगर आप लेंगे तो फिर यहाँ पर डेल्टा एल, राइट, और यहाँ पर जो बी होगा उसकी डायरेक्शन, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन कि एम्पीरियन पाथ ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तो वो पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। तो बच्चों इसका कोई भी लूप ले लें, कोई भी स्मॉल पार्ट ले लें, तो वहाँ पर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब दूसरी बात ये थी कि ऑन एम्पीरियन पाथ द वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, ये जो है ये कंडक्टर है, राइट, जो हम टॉप व्यू ले रहे हैं, ये वाली जो फिगर है ये टॉप व्यू है जो हम देख रहे हैं, ये हमारी इसी एग्जाम्पल का टॉप व्यू है। तो इसमें अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर से इस तरफ, इस कंडक्टर से इस तरफ और इस तरफ, और तमाम एलिमेंट्स पे, चूँकि ये सर्कल है लिहाजा जो आर है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि इस सेंट्रल कंडक्टर से किसी भी एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम होगी, क्योंकि कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक जितने डिस्टेंस पर बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि ऑन एम्पीरियन पाथ द वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, ये भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। ठीक है बच्चों, अगर ये वाली कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर हमें एम्पियर कहता है कि आप यूँ कर सकते हैं, देन हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो फिर एम्पियर कहता है कि सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, राइट, दिस इज समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स बी डॉट डेल्टा एल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी और डेल्टा एल दोनों का स्केलर प्रोडक्ट बी डॉट डेल्टा एल,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B और डेल्टा एल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B और डेल्टा एल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B और डेल्टा एल। अगर आप यहाँ पर जो बाकी बच गए अलोंग द पाथ तमाम डेल्टा एल, अलोंग द पाथ तमाम डेल्टा एल्स आपने लेने और वहाँ पर उसको ये वाला करना है काम आपने कि B डॉट डेल्टा एल लेना है, सब को सम करना है। फ़र्ज़ करें बच्चों कि इसके साथ मैं लिखता हूँ R, राइट, R इज़ अ नंबर, एनी नंबर, और R जो है दैट गोज़ फ्रॉम 1 to n, कि ये जो एलिमेंट्स हैं B डॉट डेल्टा एल, ये 1 2 3 4 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स बनते हैं। तो व्हाट इज़ दैट नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स ऑन n, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन अप टू 100 और समथिंग। तो एम्पियर कहता है कि ये जो है, फिर आप यूँ लिख सकते हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं कि B डॉट डेल्टा एल एलिमेंट दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, राइट। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है B डॉट डेल्टा एल और उनका सम जो है उन तमाम एलिमेंट्स का, दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पर अब जो म्यू नॉट है ये हमारे पास है, म्यू नॉट को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट, और ये जो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है, इस म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में एप्सिलॉन नॉट आया था जिसको हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा था। तो दैट वाज परमिटिविटी एंड दिस इज़ परमिएबिलिटी, राइट, दैट आर बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस म्यू नॉट की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये एक नंबर है जो आप लोगों ने एज ए MCQ, एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो अगर एम्पियर्स लॉ में ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं कि आप एक एम्पीरियन पाथ बनाते हैं और उसमें एम्पीरियन पाथ जो है वो उसमें ये वाली कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, तो फिर वहाँ पर आप लोग ये चीज़ जो है आप लिख सकते हैं B डॉट डेल्टा एल 1, B डॉट डेल्टा एल 2, B डॉट डेल्टा एल 3, B डॉट डेल्टा एल 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है ना मतलब एम्पियर्स लॉ में फ़र्ज़ करें कि जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, नहीं जस्ट समझने के लिए। फ़र्ज़ करें बच्चों, अब हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं, राइट, एक ये कंडक्टर है हमारे पास और इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, राइट। इस तरह हमारे पास एक और कंडक्टर है, ये एक और कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को भी हम बैटरी से जोड़ देंगे। इस तरह हमारे पास एक और कंडक्टर है और ये तीसरा कंडक्टर है और इसको भी हम बैटरी से जोड़ देंगे। तो जो इस कंडक्टर में जो करंट है दैट इज़ I1, इस कंडक्टर में जो करंट है दैट इज़ I2, इस कंडक्टर में जो करंट है दैट इज़ I3। 3 कंडक्टर्स हो गए। अब इन तीनों कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो करेगा, डिफरेंट करंट्स हैं लेट्स से, ठीक है ना, I1, I2 एंड I3। तो अब मैं एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, तो पॉइंट एज्यूम ये करता हूँ कि ये एक पॉइंट P है, मुझे ये इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B वो मैंने फाइंड करनी है। फ़र्ज़ करें इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ जो है वो हमारी हेल्प करेगा। तो उस एम्पियर्स लॉ की मदद से हम एक लूप बनाएंगे जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा, राइट, दैट इज़ अ सर्कुलर लूप, राइट, 2 डायमेंशनल सर्कुलर लूप होगा, ये लेंथ होगी। तो वो जो लूप हम बनाएंगे दैट लूप विल पास थ्रू दिस पॉइंट P। तो फिर ये होगा कि चूँकि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो इस लूप की जो है वो एक यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा तीनों की वजह से, राइट, तीनों कंडक्टर हैं, तीनों की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। तो हम यहाँ पर इस सर्कुलर लूप पे ये वाली जो सिचुएशन है B डॉट डेल्टा L और इन सारे B डॉट डेल्टा L को हम सम करेंगे, ठीक है,
तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑलराइट, ये देखें बच्चों क्या है हमारा रूल क्या है कि इन सब एलिमेंट्स का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे जो टोटल करंट है वो चूँकि मैंने आपसे कहा कि तीन कंडक्टर्स हैं I1 I2 I3, तो इट मीन्स कि ये वही चीज़ बन जाएगी कि B डॉट डेल्टा L R और सम करें इनका सब लूप्स का, और ये किसके इक्वल होगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड टोटल करंट इनक्लोज्ड। तो टोटल करंट इनक्लोज्ड जो है दैट इज़ ड्यू टू 3 कंडक्टर्स, राइट, I1 I2 एंड I3। तो इसका मतलब है कि जो टोटल करंट होगा वो तीनों कंडक्टर्स का ऐड होगा। तो सिंपली विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स आप लोग सिंपल ये लगा सकते हैं, जो लूप एम्पीरियन लूप बनेगा उस लूप के आप B डॉट डेल्टा L जो है वो आप करते जाएं, राइट। इसका L लें, स्मॉल लेंथ लें, डेल्टा L वहाँ पे B की वैल्यू, और फिर दूसरा लूप एलिमेंट लें, वहाँ पर तीसरा लें, सबको ऐड करते जाएं, और अंडरस्टूड है कि ये किसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज, द टोटल करंट इनक्लोज्ड, तीनों का सम हो जाएगा। इस तरह जो अगर फर्ज करें कि 2 कंडक्टर्स में करंट अपवर्ड है और एक कंडक्टर में डाउनवर्ड है, राइट, ये सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसमें फिर ये है कि फिर भी हम यही करेंगे टोटल करंट इनक्लोज्ड, राइट, दैट विल बी द टोटल करंट इनक्लोज्ड विद इन द लूप। उसमें 2 की डायरेक्शन अपवर्ड, 1 की डाउनवर्ड, तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस I3, तो वहाँ पे हम टोटल जो है वो इसको करेंगे। चूँकि हमारे सिलेबस में इसको अब हम कवर नहीं कर रहे, तो बहरहाल ये एग्जांपल के लिए आप लोगों के सामने था कि इस तरह से जो है वो एम्पियर्स लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक होगी बात बच्चों? ऑल राइट, अच्छा जी, तो आप चलते हैं बच्चों एम्पियर्स लॉ को समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड जो है उसको किस तरह से समझना है। तो इसको हम एज एन एप्लीकेशन भी लेते हैं, एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन के तौर पे भी इसको हम जो है वो ले लेते हैं। तो अब आप पहले ये देखें कि करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, राइट, पहले तो ये देख लें कि ये क्या है, फिर उस पर एम्पियर्स लॉ लगा के जो है मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये जो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड जो है इसको हम कहते हैं अ लॉन्ग, अ सॉलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग tightly wound cylindrical coil, right, a long tightly wound cylindrical wire is a solenoid, right। अब देखिए बच्चों किस तरह बनाएंगे। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक वायर है, राइट, दिस इज़ अ वायर, कंडक्टिंग वायर, लेट्स से कॉपर वायर। इस कॉपर वायर को आप पकड़ें एक एंड से और इस कॉपर वायर को इस तरह से, जैसे एक स्प्रिंग होता है, आप उस तरह से इस कॉपर वायर को वाउंड कर दें, राइट। तो ये इसके 2 एंड्स बन गए और ये जो चीज़ हमारे पास बन गई, ये एक आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, ठीक है। एक सॉलिनॉइड तो ये बन गया, ये कॉपर है, कंडक्टर है, उसको हमने इस तरह से एक जो है वो स्प्रिंग की फॉर्म में उसको इस तरह से वाउंड कर दिया। अब इसको करंट कैरिंग सॉलिनॉइड तब कहेंगे जब हम इसको लेट्स से कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट। ये भी जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये देखें कन्वेंशनल करंट जो है इसमें इस तरह से जो है वो फ़्लो करेगा, राइट। तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट इसमें फ़्लो किया फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो अब वही सॉलिनॉइड जो है, क्योंकि इसमें करंट फ़्लो कर रहा है, सो हम क्या कह सकते हैं, अब चूँकि ये सॉलिनॉइड भी है और इसमें करंट भी फ़्लो कर रहा है, तो बच्चों ये बन गया करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ठीक है बच्चों। तो ये जो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है ये आपके सामने है कि इस तरह से आप एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बना सकते हैं। अब अगली बात बच्चों ये है
कि हमने इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो आई करंट है वो इसमें फ़्लो करेगा। ये आप देख सकते हैं आई करंट इसमें फ़्लो कर रहा है। अगर मैं फिगर के मुताबिक देखूं तो ये करंट इस तरह से मेरे राइट हैंड के मुताबिक ऊपर से नीचे की तरफ जो है, यहाँ पे जो करंट है ये आउटसाइड है, राइट। यहाँ पे जो करंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है। वो आउट ऑफ द प्लेन को हम किस तरह शो करते हैं, डॉट के साथ, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो करंट है ये आउट ऑफ द प्लेन है, और बच्चों यहाँ पे जो करंट है वो इनटू द प्लेन है, राइट। ये इनटू द प्लेन को शो करना है तो वो फिर हम किस तरह शो करेंगे, क्रॉस के साथ। तो ये सिचुएशन हमारे पास यूँ है इस तरह कि यहाँ पर मैग्नेटिक करंट जो है करंट में शो कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है, और ये देखें मेरा हाथ, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ आता है और फिर अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर की तरफ जाता है ये करंट, और ये करंट इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह फ़्लो कर रहा है। तो हमने इस करंट की वजह से, अब देखिए बच्चों, जब ये करंट फ़्लो करेगा इस लूप के अंदर, तो एक चीज़ तो हमें कन्फर्म है कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में जब करंट फ़्लो करता है तो करंट के फ़्लो की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब अगर मैं राइट हैंड यूज़ करूं और इस एक लूप को लूँ ये वाला, तो इस लूप में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर करंट लूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, राइट। ये देखें, अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी वायर में करंट फ़्लो करता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो, अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरह से, इसको दोबारा मैं बनाता हूँ कि अगर ये हमारे पास वायर है और इस वायर में इस तरह करंट आ रहा है, तो उस करंट की वजह से जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये आप देख सकते हैं करंट इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। तो जब इस तमाम सोलिनॉइड के लूप्स में जब मैग्नेटिक, इस पे हम राइट हैंड रूल लगाएंगे कि ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, तो फिर आप मेरी फिंगर्स के मुताबिक देख सकते हैं कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हर लूप में, चूँकि करंट है तो हर एक लूप जो है उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह तीसरे लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फोर्थ लूप में बनेगा। इस तरह तमाम लूप्स में करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उन तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, there will be a strong magnetic field inside a solenoid, right। तो इस solenoid के inside एक strong magnetic field create हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसके outside नहीं होगा, इस solenoid के outside भी होगा। यहाँ भी एक magnetic field जो है वो create होगा, यहाँ भी एक magnetic field बनेगा इस तरह से, right। यहाँ भी magnetic field बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी इस तरह से, और फिर इस तरह से यहाँ पे बाहर की तरफ यूँ जाएगा, और यहाँ पे ये इनसाइड जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलिनॉइड इज़ अ मैग्नेट, राइट। आप ये भी लाइन एक याद रखिएगा, ये नोट आपने एक याद रखना है कि आ करंट कैरिंग solenoid is like a bar magnet, is like a bar magnet। बिल्कुल जिस तरह से एक बार मैग्नेट होता है, इस तरह जब हम किसी सोलिनॉइड में से करंट पास करवाते हैं तो वो भी एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, और यही वजह है कि ये हमारे इस सिलेबस का पार्ट है। ऑलराइट बच्चों, ठीक होगी बात। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक कि एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है वो एक मैग्नेट होता है, उसके इनसाइड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वो इनसाइड के कंपैरिजन में
वीक होता है और समटाइम्स उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर जो है इनसाइड वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज और पैरेलल होती हैं, तो यूनिफॉर्म क्लोजली पैक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ी खुली खुली लाइंस होंगी, कम लाइंस होंगी, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो दैट शोज़ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सॉलिनॉइड के बाहर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इनसाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इसको हम एक और तरह भी दिखा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये सॉलिनॉइड में इस तरह है कि यहाँ पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, राइट, करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, राइट, जो इस सॉलिनॉइड में पास कर रहा है। तो चूँकि पॉजिटिव इधर है तो इस तरह जब करंट इसमें फ़्लो करेगा तो यहाँ से जब करंट इस लूप में यूँ फ़्लो कर रहा होगा ऐसे, तो यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, बाहर अंदर, इस तरह बाहर और इस तरह मूव करेगा। तो फिर इस सॉलिनॉइड के इनसाइड जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने शो किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इनटू द लूप्स ऑफ सॉलिनॉइड। अब जो क्वेश्चन ये है कि आप इस सॉलिनॉइड के इनसाइड लेट्स से यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, इस पॉइंट पर बी की जो स्ट्रेंथ है या बी की जो वैल्यू है उसको फाइंड करें कि ये क्या है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो बच्चों इसको हम एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एम्पियर्स लॉ में क्या है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर करंट की वजह से, तो आप क्या करेंगे, आप एक एम्पीरियन पाथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो एम्पीरियन पाथ बनाएंगे वो इस तरह से, लेट्स से कि मैं इसको इस कलर से शो करता हूँ। ये बच्चों एक एम्पीरियन पाथ मैंने लिया, राइट, दिस इज़ एन एम्पीरियन पाथ। इस एम्पीरियन पाथ की वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई कि ये जो एम्पीरियन पाथ है वो आपने इस तरह लेना है कि इस एम्पीरियन पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, राइट। ये होना चाहिए कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वो इस पाथ के साथ पैरेलल या परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस पर जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस एम्पीरियन पाथ की ये जो लेंथ है, लेट्स से ए बी सी एंड डी, ये इसके 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसमें ये जो ए से बी तक इसकी लेंथ है ये L1 है, बी से सी तक जो इसकी लेंथ है ये L2 है, सी से डी तक इसकी लेंथ L3 है, और डी से ए तक इसकी लेंथ L4 है, राइट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों बी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो एम्पीरियन पाथ है ये लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो हम B जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से मैं लिखता हूँ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ B डॉट डेल्टा L sum of all these elements from 1 to n must be equals to mu naught times current enclosed, जो उसके अंदर करंट इनक्लोज्ड है। अब जो यहाँ पर हमारे पास इस एम्पीरियन पाथ के 4 जो है पार्ट्स हैं, L1, L2, L3, L4। तो इसके मुताबिक अगर मैं लिखूँ अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, ये तो जनरल फार्मूला था, तो अकॉर्डिंग टू मैं लिखता हूँ गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन B डॉट डेल्टा L, B डॉट L1 प्लस B डॉट L2 प्लस B डॉट L3 प्लस B डॉट L4 मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ये हो गया ना बात, क्योंकि गिवन फार्मूले में ये है कि जितने भी लूप्स, जितने भी पार्ट्स हों उनको आपने ले लेना है B डॉट L1
2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स हों। तो यहाँ पे हमारे गिवन एम्पीरियन पाथ में 4 पार्ट्स हैं, L1, L2, L3 और L4, तो मैंने 4 के लिए ले लिया। अब इन चारों को सॉल्व करते हैं, B.L1 को, 2 को, 3 को, 4 को, और फिर उसको हम रिप्लेस करते हैं इस फार्मूला में। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी का हमें फ़ायदा होगा जो मैंने आपको बताया था कि एम्पीरियन पाथ की होनी चाहिए। तो देखें बच्चों, सबसे पहले B.L1 अगर इसको सॉल्व करें तो B.L1 को अगर डॉट खोलें तो ये आपको पता है BL1 cos थीटा। गिवन सिचुएशन के मुताबिक आप B और L1 में एंगल देखें, दे आर पैरेलल। L1 एम्पीरियन पाथ का L1 और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए फॉर, अब यहाँ पे आप कह लें कि यहाँ पर हेयर B एंड L1 आर पैरेलल, दोनों लाइनों का मतलब पैरेलल। तो थीटा क्या होगा, सो थीटा मस्ट बी इक्वल्स 0। तो हमारे पास बच्चों B.L1 जो है ये आ जाएगा BL1 cos 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, लिहाजा B.L1 जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा BL1 के। यहाँ पे बच्चों एम्पियर लॉ की वो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एम्पीरियन पाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपने देखा कि पैरेलल होने से cos 0 1 हो गया, अगर परपेंडिकुलर होती तो cos 90 लग जाता, ठीक है ना, जैसा कि B.L2 में होगा। ये देखें ज़रा, अब ये तो B.L1 था, अब हम करते हैं B.L2, सेकेंड पार्ट लेते हैं। B.L2 जो है ये होगा BL2 कोसाइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखें तो L2 एम्पीरियन पाथ का L2 और B दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर B एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इसका मतलब है कि B.L2 मस्ट बी BL2 cos 90, cos 90 इज़ 0, सो B.L2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक होगी बात बच्चों। तो B.L2 जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो इक्वल आ गया 0 के, ठीक है ना, B.L2 इक्वल्स 0। ये जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी ये उसका पार्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप B.L3 पे जाएंगे। अब हमने B.L3 फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर मैं देखूं B.L3 को, तो BL3 में BL3 कोसाइन थीटा, ठीक होगी बात बच्चों। अब यहाँ पे एंगल के अलावा मैंने एक बात आपसे कही थी कि ये जो L3 पार्ट है ये इस सॉलिनॉइड के इनसाइड नहीं है, ये इसके आउटसाइड है। ये जो L3 है ये इस सॉलिनॉइड के आउटसाइड है, राइट। यानी कि इस तरह से हमने एम्पीरियन पाथ लिया है कि एम्पीरियन पाथ की जो L3 साइड है वो इस सॉलिनॉइड के बाहर है, राइट, समझिए ना बात को। ये देखिए बाहर है, तो बाहर मैंने आपसे कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन साइड के कंपैरिजन में 0 है, 0 नहीं है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के और इन साइड, तो बाहर वाला इन साइड के मुकाबले में बहुत वीक है। तो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर हम आप कह लें कि यहाँ पर हम B को 0 लेते हैं। यहाँ पर B 0 है बिकॉज आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ सॉलिनॉइड B इज़ ऑलमोस्ट 0, B इज़ ऑलमोस्ट 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चों जो B.L3 है वो भी इक्वल हो गया 0 के, क्योंकि B जो है वो 0 है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, लास्ट वन हमारे पास क्या है, B.L4। तो मैं लिखता हूँ B.L4 इक्वल्स BL4 कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे बच्चों फिर से थीटा जो है वो 90 है, वो आप देख सकते हैं। ये जो L4 है इसको अगर B के साथ देखें तो इसका कितना एंगल बनता है, 90। तो B.L4 जो है दैट इज़ BL4 कॉज ऑफ 90। तो बच्चों कॉज ऑफ 90 जो है वो 0 होता है,
तो B.L4 जो है वो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है बच्चों, तो इन चारों फैक्टर्स की B.L1, B.L2, B.L3, B.L4 सब की वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर ली। ऑलराइट जी, ठीक होगी बात बच्चों। अब इन चारों वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, लेट्स से कि इस इक्वेशन का जो नंबर है ये 1 है, तो रिप्लेस द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको रिप्लेस करें तो बाकी की डिस्कशन फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन है हमारे पास B.L1 प्लस B.L2 प्लस B.L3 प्लस B.L4 प्लस इक्वल्स म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो हमने लिखी थी एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए। तो बच्चों इस इक्वेशन के मुताबिक इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो B.L1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू BL1, यहाँ पर आ जाएगी BL1 प्लस B.L2 की जो वैल्यू है वो 0 है, B.L3 की वैल्यू 0 है, B.L4 की वैल्यू 0 है। तो ये किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, या सिंपल वर्ड्स में हमारे पास BL1 इक्वल आ गया म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो ये यहाँ पर हम पहुँचे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी BL1 इक्वल्स म्यू नॉट I इनक्लोज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि B को मैंने 1, B2, B3 और B4 नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे L1, L2, L3, L4 लिया है। B को इसलिए 1, 2, 3, 4 नहीं लिया है बिकॉज आई एज्यूम कि B इज़ कांस्टेंट। L1, L2 और L4 के लिए B कांस्टेंट है, L3 के लिए B 0 था। ठीक है, L1 पे B की वैल्यू B है, L2 पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू B है, L4 पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू B है, और L3 पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है उसकी वैल्यू 0 है, वो बाहर है। तो बाकी तीनों जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू B ही है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड B हमारे पास आ गया। और राइट, चलो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं बात को। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो I इनक्लोज्ड है दैट मीन्स करंट इनक्लोज्ड विद इन एम्पीरियन पाथ, ये याद रखना है, ये अंडरस्टूड होगा कि जो I इनक्लोज्ड लिखा जाता है इसका मतलब होता है द करंट इनक्लोज्ड विद इन एम्पीरियन पाथ। ये MCQ भी है, याद रख लें कि I इनक्लोज्ड का मतलब वो करंट होता है जो एम्पीरियन पाथ के इनसाइड होगा। ठीक है बच्चों, I enclosed means the current enclosed in Amperian path। तो अब यहाँ पे जो अब कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, राइट। अब देखें ना, चूंकि ये सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स आएंगे जो इतने A से लेके B तक जो इसकी लेंथ है। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये सॉलिनॉइड था, तो अगर इस सॉलिनॉइड में मैं ये वाला एम्पीरियन पाथ लेता हूँ तो इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं। एक लूप के अंदर करंट I है, तो अब कितने लूप्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, किसी सॉलिनॉइड के नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ जो है वो n है, ठीक है। यानी पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर में 10 हैं, 1 सेंटीमीटर में 20 हैं, 1 सेंटीमीटर में 2 टर्न्स हैं, 1 सेंटीमीटर में 5 टर्न्स हैं। दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, दैट इज़ L। तो नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो कितने बनेंगे उसके अंदर, दैट मीन्स नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, दैट इज इक्वल्स नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, राइट।
तो इस लूप में L1 लेंथ में A से लेके B तक जो L लेंथ है उसमें कितने लूप्स बनेंगे, नंबर ऑफ लूप्स, वो है पर लूप्स पर यूनिट लेंथ, 5 लूप्स पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो उसमें उतने लूप्स आ जाएंगे। मींस नंबर ऑफ लूप्स इज़ n, तो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इज़ स्मॉल n, और टोटल लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, उसकी L1 के। ठीक होगी ना बात। तो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इज़ n, और इस एम्पीरियन पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है L1। तो नंबर ऑफ लूप्स को जब L1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ लूप्स। मसलन बच्चों किसी सॉलिनॉइड के आप कह लें कि नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ वो हैं जी 5 लूप्स पर सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। भाई फ़र्ज़ करें तो नंबर ऑफ लूप्स जो है n कितने बन जाएंगे, वो बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। 5 जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, 5 के साथ लिखा है लूप्स पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बन गए, सेंटीमीटर कट गया, ये बन गया जी 50 लूप्स, 10 टाइम्स 5 50 लूप्स, तो सिंपल आ जाएगा। ठीक है। अब हर लूप में करंट आई है, तो करंट इनक्लोज्ड, जो करंट इनक्लोज्ड आएगा, टोटल करंट इनक्लोज्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स n इंटू L1, राइट। तो या उसको आप यूँ कह लें, करंट इनक्लोज्ड इज करंट इन वन लूप, जिसको आप कह लें करंट इन वन लूप टाइम्स टोटल नंबर ऑफ लूप्स, तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स। तो टोटल करंट इनक्लोज्ड हमारे पास आ जाएगा, करंट इन वन लूप इज़ I, राइट, इन वन लूप इज़ I मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं n इंटू L1। ठीक हो गया बच्चों बात, ये करंट इनक्लोज्ड समझ आ गई। तो दिस वैल्यू इज़ ऑफ करंट इनक्लोज्ड, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। तो देखें बच्चों यहाँ पे BL1 इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड किसके इक्वल है, ये वाला फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ IN इंटू L1। ठीक है बच्चों, जो करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू है वो मैंने उसकी जगह रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पे जो दोनों तरफ आसानी के साथ आप देखेंगे कि ये जो L1 है वो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो बना B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI। What is this B? This B is the magnetic field strength inside the solenoid। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये इक्वल बनी म्यू नॉट विच इज़ परमिएबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स स्मॉल n। स्मॉल n को आपने याद रखना है कि दिस स्मॉल n मींस नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, और I जो है दैट इज़ करंट इनक्लोज्ड इन वन लूप, तो दैट विल गिव अस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आप देख लें, मैंने इसकी डेरिवेशन यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज़ किया है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये सोलिनॉइड था, ये एम्पीरियन पाथ है, एम्पियर्स लॉ लगाया, एम्पीरियन पाथ की 4 लेंथ्स हैं, तो 4 B.L1 बन गए इक्वल्स म्यू नॉट इनक्लोज्ड। चारों की कैलकुलेशन करनी है, B.L1, B.L2, B.L3, B.L4, इसमें पुट किया, ये इक्वेशन बनी। I इनक्लोज्ड का कॉन्सेप्ट बताया, द करंट इनक्लोज्ड विद इन एम्पीरियन पाथ, और उसका मैंने बताया कि इस एम्पीरियन पाथ में डिफरेंट लूप्स हैं। तो फिर मैंने ये वाली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है इसको समझना आपने, और B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI पे आ गए हम। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा 1-2 बातें और करते हैं और फिर इसको जो है ना हम क्लोज़ करते हैं। तो बच्चों इसको यहाँ से रेज़ करता हूँ और ये बताता हूँ कि बच्चों हमारे पास जो B आ गया वो आ गया म्यू नॉट NI, या इसको हम समटाइम्स यूँ भी लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N ओवर L टाइम्स I। याद रखें, इस n का मतलब है नंबर ऑफ़ लूप्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ़ लूप्स। ये आपने फ़र्क याद रखना है कि ये इक्वेशन इस तरह भी आ सकती है, इस तरह भी आ सकती है। जब हम न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स में बच्चों आप देखेंगे कि
आपने ये गौर रखना है कि प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें नंबर ऑफ़ लूप्स दिए जाते हैं या नंबर ऑफ़ लूप्स पर यूनिट लेंथ दिए जाते हैं। समझे ना बात को, नंबर ऑफ़ लूप्स या नंबर ऑफ़ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अगर तो नंबर ऑफ़ लूप्स पर यूनिट लेंथ दिए हैं तो फिर तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हमें सेपरेटली नंबर ऑफ़ लूप्स बताए हैं और लेंथ सेपरेट बताई है सॉलिनॉइड की तो फिर ये वाली इक्वेशन लगेगी। तो क्वेश्चन में ये है कि ये आपके पास एक सॉलिनॉइड है, इस सॉलिनॉइड को बैटरी से जोड़ा हुआ है। लेट्स से इस सॉलिनॉइड के नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं n वो 100 है, इस सॉलिनॉइड की लेंथ जो है वो 0.2 मीटर है, इसमें जो करंट है I वो 1 एम्पियर है। तो कैलकुलेट करें B इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें। तो आप लोग इसको क्लियरली जो है वो इस फार्मूले से कर सकते हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट है, n की वैल्यू 100, L की वैल्यू 0.2, I की वैल्यू 1 लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि सॉलिनॉइड के इनसाइड होगा। ठीक जी, ऑल राइट, यहाँ तक बच्चों को बात की समझ आ गई। अब जो आखिरी बात ये है, यहाँ पे फिर से एक दफ़ा जो है वो बच्चों राइट हैंड रूल आएगा और उस राइट हैंड रूल से हम बी की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये जो राइट हैंड रूल है ये बेटे राइट हैंड रूल होगा फॉर सॉलिनॉइड, राइट हैंड रूल फॉर सॉलिनॉइड, ये आपने याद रखना है। पहले भी राइट हैंड रूल्स दो आ चुके हैं। एक राइट हैंड रूल जो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था वो था राइट हैंड रूल के जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं अगर करंट जो है वो पता हो। दूसरे में एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल था जिसमें हम फोर्स ऑन अ कंडक्टर फाइंड करते हैं। तो बेटे वो आपने लहदा याद रखना है। ये जो है राइट हैंड रूल ये सॉलिनॉइड के लिए है। तो इस राइट हैंड रूल को आपने इस तरह से जो है वो याद रखना है। यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ। तो इस राइट हैंड रूल में जो चीज़ आएगी वो आपने इस तरह से याद रखना है कि बच्चों फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सॉलिनॉइड जो है वो इस तरह से है कि उस सॉलिनॉइड के अंदर जो करंट है, जो फ़र्ज़ करें कि वो करंट की इस तरह डायरेक्शन है कि यहाँ से करंट जो है ये बाहर की तरफ है। राइट, ये जो डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि जो करंट है वो बाहर की तरफ है सॉलिनॉइड के अंदर, और ये जो क्रॉस हैं इसका मतलब है कि जो करंट है वो इनटू द प्लेन है। तो बच्चों इसमें आपने ये याद रखना है, इसमें राइट हैंड रूल ये है कि आपकी जो फिंगर्स हैं दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट, लिख लूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो फिंगर्स हैं सॉलिनॉइड के केस में ये याद रखना है, फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखें कि यहाँ पर जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। मसलन यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है और यहाँ इनसाइड। तो ये देखें बच्चों मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, ये देखिए बाहर की तरफ आ रही हैं, और अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो फिंगर्स जो है वो अब किस तरफ जा गई, अंदर की तरफ चली गई, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर। तो आप देखें इस केस में आपने थंब को इरेक्ट रखना है 90 इस तरह से हाथ के साथ। तो अगर फिंगर्स जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करें आई को, तो फिर थंब पॉइंट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इनसाइड जो सॉलिनॉइड है वो ये डायरेक्शन है। तो अगर ये करंट है यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर की तरफ, जैसा कि हमारी बुक में जो हम यूज़ कर रहे हैं कन्वेंशन, तो उसमें ये चीज़ बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को बनेगा। और अगर इसको कम्प्लीटली हमने ड्रॉ करना हो तो कम्प्लीटली ड्रॉ करने का मतलब ये होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ, क्योंकि अब यहाँ से जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड मेक्स अ क्लोज्ड लूप, ये याद रखें। इलेक्ट्रिक लाइंस वाले टॉपिक में जो मैंने चैप्टर नंबर 12 में था उसमें आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप, राइट। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड मेक्स अ क्लोज्ड लूप, राइट। इधर से भी सिमेट्रिकल और इधर से भी सिमेट्रिकल होगा। तो ये बनेगा विद इन, ये रूल जो है वो हमें विद इन सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बताएगा कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है। करंट यूँ है तो यूँ डायरेक्शन है। फ़र्ज़ करें कि अगर एक और सॉलिनॉइड में यहाँ पे बनाऊँ
और बच्चों इस सोलिनॉइड में फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे करंट अगर बाहर की तरफ है, उल्टा हो जाए काम इसमें, यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है और यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो बच्चों अब सिचुएशन यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर हो गई, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन बन गई कि यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट, फिंगर्स करंट की तरफ। तो अब थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इस तरफ। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, इधर नॉर्थ बनेगा। और इस तरह से जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी दैट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह बाहर को यहाँ से नॉर्थ और यहाँ साउथ बन जाएगा, इस तरफ को अंदर की तरफ लाइंस जाएंगी। तो ये बच्चों जो केस है इसमें करंट यूँ होगा और मैग्नेटिक फील्ड थंब से पॉइंट आउट किया जाएगा। तो दिस इज़ राइट हैंड रूल फॉर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ सोलिनॉइड, ये इस राइट हैंड रूल का नाम है। तो इस राइट हैंड रूल में जो फिंगर्स हैं ये बच्चों पॉइंट करती हैं करंट को, और थंब जो है ये पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ऑलराइट जी, तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है एम्पियर्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है कि सब बच्चों को इस टॉपिक की समझ आ गई और कहीं पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही। आई होप कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, मुझे टेक्स्ट कर दें, तो मैं आपको उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑलराइट जी, तो बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।